हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 17 के बारे में दोस्तों, जो कि ये कहता है कि इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपने लोन ले रखा है दोस्तों? और वह जो लोन का जो प्रकार है दोस्तों, वह है अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, या फिर आपने कोई भी व्हीकल या फिर ऑटो या फिर मोटर कार का आपने लोन ले रखा है दोस्तों, या फिर आपने कोई गोल्ड लोन लिया होगा। डियर फ्रेंड्स, जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त आप बैंक और एनबीएफसी के साथ में लोन अग्रीमेंट आप साइन करते हैं, और उसी लोन अग्रीमेंट के अंदर एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन रहता है दोस्तों, कि कल को भविष्य में फ्यूचर में यदि रीपेमेंट को लेकर पैसे के रीपेमेंट को लेकर यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को हम रिजॉल्व करेंगे, इस मैटर को, इस इश्यूज को रिजॉल्व करवाएंगे थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब होता क्या है, जब आप लोन की ईएमआईज को रेगुलर मैनर में डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी वो जो आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज मेंशन था लोन अग्रीमेंट के अंदर, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर बैंक और एनबीएफसी आपको भेजती है इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशंस। मतलब कि बैंक और एनबीएफसी की जो लीगल टीम है, जो उनके एडवोकेट, जो वकील साहब हैं, वो आपको एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि हम आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आपके साथ में लोन लेते वक्त एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज जैसा एक बातचीत हुआ था। तो उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कमेंस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, होता क्या है, उस लीगल नोटिस के अंदर आपको टाइम दिया जाता है कि बकाया राशि का भुगतान करवा दीजिए या फिर आप इस लीगल नोटिस का जवाब फाइल करिए। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई आप अपने वकील के माध्यम से देते भी हैं, उसके बाद भी बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करवा देती है दोस्तों, और उसे कहते हैं यूनिलैटरल तरीके से, क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का जो कानून है वो ये कहता है कि जो लोन का जो बोरोवर, जो डिफॉल्टर है, उसका भी कंसेंट लिया जाना चाहिए। जब आर्बिट्रेटर का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, तो आर्बिट्रेटर कौन होगा? प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होगा वो कौन होगा? वो बैंक और एनबीएफसी और लोन बोरोवर्स, वो दोनों के कंसेंट, दोनों की सहमति से होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ऐसा होता नहीं है, और आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कर दिया जाता है यूनिलैटरल तरीके से दोस्तों। अब हुआ क्या, अब आगे जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटमेंट हुआ ना, वो आर्बिट्रेटर ने क्या किया, इस लोन के बोरोवर्स को मेल किया, मैसेज किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक भेजी कि आप इस लिंक को ज्वाइन करके आपका जो भी पक्ष है आप अपने पक्ष को रखिए। अब होता क्या है, जो लोन का बोरोवर्स है वो क्या करता है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक को इग्नोर करता है। उसको जो भी आर्बिट्रेटर की तरफ से जो भी नोटिसेस आती है या फिर जो भी उसको मैसेजेस आते हैं, उस मैसेजेस को वो इग्नोर करता जाता है। तो होता क्या, फिर आगे चलकर वन साइडेड, एक तरफा कार्रवाई होती है, और आगे चलकर फिर बीच में बैंक और एनबीएफसी आर्बिट्रेटर के पास एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर जी, मुझे इस मामले में अंतरिम राहत चाहिए, मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए। और वो रिलीफ वो जो मांगते हैं ना, वो मांगते हैं अंडर सेक्शन 17 धारा 17 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत दोस्तों, और वो एप्लीकेशन लगाते हैं बिफोर दी आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेटर क्या करता है, आर्बिट्रेटर उस लोन बोरोवर के खिलाफ में, अगेंस्ट में क्या करता है, वो एक इंटरिम मेजर्स का एक ऑर्डर पास कर देता है अंडर सेक्शन 17 दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, यहां पर जब वो ऑर्डर पास हो जाता है ना, तो उस ऑर्डर की कॉपी को बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, उस लोन बोरोवर्स, लोन डिफॉल्टर के व्हाट्सएप पर भेजते हैं, उसकी ईमेल आईडी पर भेजते हैं, उनके मोबाइल के में मैसेजेस में, टेक्स्ट मैसेजेस में एक लिंक को शेयर करते हैं कि आपके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है अंडर सेक्शन 17। तो दोस्तों, जब ये ऑर्डर उस लोन बोरोवर्स, लोन डिफॉल्टर के व्हाट्सएप पर आता है, मेल पर आता है, मैसेजेस में आता है, तो ऐसे में उस ऑर्डर को पढ़कर वो जो लोन का बोरोवर, जो डिफॉल्टर है, वो काफी डर जाता है। उसे ये लगता है कि मेरे खिलाफ में फाइनल ऑर्डर पास हो गया,
फाइनल अवार्ड पास हो गया। अच्छा, डरे क्यों नहीं? क्योंकि होता क्या है, उस बैंक और एनबीएफसी के जो थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो इस ऑर्डर का डर दिखाकर, सेक्शन 17 इंटरिम ऑर्डर का डर दिखाकर उसको बोलते हैं कि हम आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज करवा देंगे, हम आपकी सैलरी को अटैच करवा देंगे, आपका जो कार लोन है, ऑटो लोन, जो व्हीकल लोन्स है, आपकी गाड़ी को उठवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 17 का ऑर्डर आ गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको डरा धमका कर वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके खिलाफ में आया है, अब हम आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देंगे। इस प्रकार का आपको मैसेज करते हैं और आपको कॉल पर डराते और धमकाते हैं दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो सेक्शन 17 जो है, इसका जो कानूनी जो प्रावधान, जो प्रोविजंस है, इसके बारे में जब आपको कुछ नहीं पता रहता है तो आप डर जाते हैं और इस आप ऑर्डर को सच मान बैठते हैं दोस्तों। ऑर्डर पास हुआ है, वो चीज तो वैलिड है, लेकिन इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, इसका पालन कैसे होगा, वो भी, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो सेक्शन 17 में जो ऑर्डर, जो इंटरिम जो ऑर्डर, जो अंतरिम जो राहत बैंक और एनबीएफसी को दी जाती है और आपके खिलाफ में जो ऑर्डर पास होता है, उस ऑर्डर का अनुपालन, एग्जीक्यूशन भी होना बहुत जरूरी है। यदि आपके खिलाफ में कोई ऑर्डर पास हो गया है कि इस फला इस लोन बोरोवर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, इसके घर के टीवी, फर्नीचर, कबर्ड, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सारी चीजों को अपने कब्जे में लेकर इसको बेच दिया जाए, दोस्तों ये सिर्फ ऑर्डर में लिखा रहता है, लिखने से काम नहीं चलता है। इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा भी ऑर्डर आता है कि फला इतना अमाउंट आर्बिट्रेटर के पास आप जमा करिए, जिससे कि आगे चलकर भविष्य में जो आर्बिट्रल जो अवार्ड इशू किया जाएगा, उस अवार्ड के अनुपालन के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए बराबर अच्छे से सुनिश्चित किया जाए, इससे कि कल को आप कहीं भाग ना जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फलन की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया जाए कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, जब तक कि आर्बिट्रल अवार्ड इशू नहीं हो जाता है, इससे कि वो जो प्रॉपर्टी संपत्ति आप उसको कहीं बेच ना दो, किसी थर्ड पार्टी को आप सेल ना कर दो, उसमें किसी थर्ड पार्टी का राइट ना क्रिएट हो जाए। इन सारी चीजों से बचाने के लिए इंटरिम ऑर्डर में इस प्रकार का ऑर्डर आर्बिट्रेटर के थ्रू पास कर दिया जाता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रेटर जो ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 17, वो सारे ऑर्डर्स की कॉपी को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जितने भी ऑर्डर्स इशू हो रहे, पास हो रहे, ये सारे ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन उस बैंक और एनबीएफसी को सिविल न्यायालय से कराना होता है। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ऑर्डर पास हो जाना अंडर सेक्शन 17, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुरंत लागू हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 17 में जो ऑर्डर्स पास होते हैं ना, ये समझ लीजिए कि सिविल न्यायालय का एक ऑर्डर होता है। और सिविल न्यायालय भी कभी कोई ऑर्डर अगर पास करता भी है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक अलग से ऑर्डर निकालना पड़ता है, उसके अनुपालन के लिए एक अलग से ऑर्डर निकालना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्डर आपके खिलाफ में अंडर सेक्शन 17 में पास हो गया है, डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। उस थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट से पूछिए कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है, क्या आपके पास इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है क्या, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी को उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन का पिटीशन फाइल करना पड़ता है। और एग्जीक्यूशन का पिटीशन फाइल होने के बाद वहां से ऑर्डर आता है, उसके बाद ही आपकी प्रॉपर्टी, आपका सैलरी अकाउंट, आपका सैलरी जो है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होगा, सैलरी अटैच होगा, या फिर कोई भी चीज है, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसका अनुपालन किया जाएगा, जब तक कि सिविल न्यायालय से कोई एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास नहीं हो जाता है दोस्तों। इस बात को आप नोट करें। तो यदि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको इस प्रकार का आपको डरावना धमकाने वाला मैसेजेस या फिर कॉल्स करता है दोस्तों, तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले उससे आप अंडर सेक्शन 17 की ऑर्डर कॉपी मांगिए, उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कॉपी मांगिए। और दूसरी चीज ये ध्यान देना, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसमें जो भी ऑर्डर्स में लिखा है, क्या वो सारी चीजें जब आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज, जब आपने आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है, जब उसको आपने साइन किया था लोन लेते समय, क्या उसमें
वो बातें जो लिखी गई है, सैलरी अटैचमेंट या फिर ये प्रॉपर्टी को, इस मूवेबल प्रॉपर्टी को, चल संपत्ति को अटैच करना है, क्या वो सारी चीजें उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में, क्या वो आपका सब्जेक्ट मैटर था, क्या वो आपका विषय था क्या, कि कल को भविष्य में यदि मैं लोन का रीपेमेंट नहीं करूंगा, मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगा, तो आर्बिट्रल जब अवार्ड पास होगा या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर पास होगा, तो मेरे ये चीज पे आपका राइट्स क्रिएट होगा, आप इसको अटैच कर लोगे, आप मेरी इस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा लोगे, ऐसा कुछ आपका सब्जेक्ट मैटर उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में था क्या दोस्तों? वो चीज को भी आपको क्रॉस चेक और वेरीफाई करना चाहिए, और आपको उस लोन एग्रीमेंट की कॉपी को मंगाकर उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स थे उसको आपको देखना जरूर चाहिए दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, सी ये इंटरिम ऑर्डर पास क्यों होते मालूम है क्या? बैंक और एनबीएफसी को कुछ रिलीफ मिल जाए और आगे चल के भविष्य में जो आर्बिट्रल अवार्ड जो पास हो उसका एग्जीक्यूशन सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए बीच में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, बीच में ड्यूरिंग दैट पीरियड, बैंक और एनबीएफसी आर्बिट्रेटर के पास एप्लीकेशन देकर इस प्रकार का जो इंटरिम जो मेजर्स है, जो ऑर्डर है, वो पास करवा लेते हैं लोन बोरोवर्स के खिलाफ में। दोस्तों क्या आपको पता है, आप इस ऑर्डर के खिलाफ में भी आप सिविल न्यायालय में या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई इंटरिम ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 यदि आपके खिलाफ में पास हो गया है, तो आप उसको सेट असाइड करवाने के लिए, उस पे स्टे लेने के लिए भी आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। आप सिविल न्यायालय में जा सकते हैं या फिर आप खुद उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये मेरे कंसेंट के बिना, मेरा पक्ष सुने बिना ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेटर का जो चुनाव हुआ है, जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरी कंसेंट नहीं ली गई है, इसीलिए इस चीज को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन भी फाइल करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त, मित्र, फ्रेंड्स या फिर जो भी लोन के डिफॉल्टर्स है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब उनको कोई भी इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की कोई भी लीगल नोटिस आती है तो उसका रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, या फिर कोई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई, कमेंस हो गई, तो उसमें अपनी ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाते हैं। इसी रीजन, इसी कारणवश उनके खिलाफ में इस प्रकार का अंडर सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है। एक तरफा कार्यवाही कर लोन बोर्ड के खिलाफ में इस प्रकार का ऑर्डर पास कर दिया जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे जो लोन के जो डिफॉल्टर्स या फिर जो बोरोवर्स है, वो मुझे कई बार ये पूछते हैं कि सर, लोन रिकवरी एजेंट्स ना मुझे ये इंटरिम ऑर्डर सेक्शन 17 का डर दिखाकर वो मुझे बोलते हैं कि अब हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, अब हम आपकी जो गाड़ी, जो व्हीकल्स है, जो मोटर कार, जो ऑटो, जो ट्रैक्टर है, हम उसको अटैच कर लेंगे, आप कहीं भी रहो, आपकी गाड़ी को हम जब्त कर लेंगे। तो दोस्तों यदि इस प्रकार का कोई भी डरावना या फिर आपको थ्रेटनिंग कॉल्स या फिर मैसेज आता है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनसे सबसे पहले अंडर सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर की कॉपी मांगिए, उसके बाद सिविल न्यायालय का एग्जीक्यूशंस का ऑर्डर भी मांगिए दोस्तों। उसके बाद ही उनके पास राइट्स और पावर आएगा कि वो आपकी गाड़ी को सीज या फिर अटैच कर सकते हैं। बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो एक चीज भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जाने। यदि वो जबरदस्ती कोई भी काम करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, वो इलीगल होगा, उसके खिलाफ में आप सिविल न्यायालय में आप दोस्तों पिटीशन फाइल करें, मुकदमा दर्ज करवाए। आप बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ में, उस लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में, आप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओम्बड्समैन, लोकपाल में उसके खिलाफ में कंप्लेन फाइल करिए दोस्तों। शांत ना बैठे और कानून के जानकार बने। यदि आप कानून के जानकार नहीं बनेंगे, आपके अंदर कानून का अभाव होगा, ज्ञान का अभाव होगा, तो आप डरेंगे और आपको लोग डराएंगे दोस्तों। इसीलिए प्लीज 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 आप इस पूरे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेकर रखें। यदि कोई आपको डराता है तो आप आराम से, आसानी से, मजबूती से आप उसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों।